मौजूद हैं ऐसी शख्सियत के घर जो पाकिस्तान में 4G नेटवर्क लेकर आए। 4G को पाकिस्तान में चलाने वाले आजकल खुद चलने से कासिर हैं। उनकी स्टोरी जानते हैं, वो किस तरह से मुश्किलात का सामना करके पाकिस्तान में 4G नेटवर्क लेकर आए और आजकल किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अच्छा सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपको 4G पाकिस्तान में लाने में किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ करनी पड़ती है तो उसके सामने मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं और 4G को लाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा हुए बिकॉज ये एक नई टेक्नोलॉजी थी और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी। $1 बिलियन यानी कि $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लगानी थी और कोई टेलीकॉम इस टेक्नोलॉजी के अंदर उस तरीके से बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि होता ये है कि कोई भी कारोबार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे होता है कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें से कितना पैसा बाहर आएगा, राइट। लेकिन जब मैंने जोंग ज्वाइन की तो मैंने एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रैटेजी ज्वाइन की और हमारे लिए जो एक बहुत बड़ा मसला था वो ये था कि जोंग को एक सीरियस प्लेयर कैसे बनाया जाए टेलीकॉम मार्केट में, ठीक है ना। क्योंकि जोंग सबसे आखिरी एंट्रेंट था, यानी कि सबसे आखिर में इंडस्ट्री के अंदर आया और जो बाकी टेलीकॉम्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत आगे थे। तो जो मुझे लाया गया कंपनी के अंदर वो इसलिए लाया गया कि जोंग को एक सीरियस ब्रांड किस तरीके से बनाया जाए और जोंग के जो अपने कुछ अंदरूनी मसाइल थे उनको कैसे हल किया जाए। तो जो 6 महीने के बाद जो मैंने एक स्ट्रेटजी पेश की अपने CEO को, वो ये थी कि हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस मौजूद थी उस वक्त। मार्केट में एक और कंपनी अवेलेबल थी जिसको ख़रीदा जा सकता था, जो कि बाद में ख़रीदी गई। उसकी ड्यू डिलिजेंस कहते हैं कि आपने उसकी किताबें चेक करते हैं वगैरह वगैरह, और बहुत से लोग इस बात के हक़ में थे कि उसको ख़रीदा जाए और उससे कस्टमर बेस को बढ़ाया जाए। लेकिन एज अ स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द कंपनी मेरा जो इरादा था या जो मेरा तज्जिया था या जो मेरी राय थी वो ये थी कि हमें 4G के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत से कॉलीग्स मेरे इस बात पे बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस कंपनी को ख़रीद लेते तो हमारे पास इमीडिएटली एक कस्टमर बेस आ जाता। 4G को बनाने के लिए नए कस्टमर बेस, नई कस्टमर क्रिएट करना थी, नई मार्केट क्रिएट करना थी, बिकॉज कि 4G की मार्केट ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि 4G है क्या चीज़ और 4G इस्तेमाल कैसे होगा। अच्छा, 4G के हवाले से लोगों के जहनों में यही था कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में आने से यूथ के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, तो ये अफवाहें तो फैली हुई थी 4G के हवाले से। देखें, बात यह है कि किसी भी चीज़ का गलत भी इस्तेमाल हो सकता है और सही भी इस्तेमाल से हो सकता है। जो बहुत अहम चीज़ है कि हम किसी भी आले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मेरी कंपनी के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि हम 4G के अंदर $1 अरब क्यों इन्वेस्ट करें न्यास, और मेरा जवाब उनको ये था कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है 22 करोड़ अवाम में से, उसमें जो ऑलमोस्ट 50% है वो 30 साल से नीचे की है। अगर हम इन 30 साल से नीचे के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कर दें, अगर ये मोबाइल वो खिड़की बन जाए जिसके थ्रू वो अपने ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों, अपनी तमन्नाओं की ताबीर पूरी कर सकें, तो फिर हम एक ऐसा पाकिस्तान बना लेंगे जो एक तब्दीली जिसमें आया होगी और लोग अपने मकासद, अपने ज़िंदगी के मिशन को पूरा कर सकेंगे। और हमारे यूथ के ऊपर मुझे पूरा भरोसा था कि अगर कोई कंपनी ये प्लेटफॉर्म उनको दे तो वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो डेटा का रेवोल्यूशन है ना, इसके बारे में मैंने 2011 में सोचा था, ठीक है। 2011 में मैंने जोंग को ज्वाइन किया और फिर कोई 5 साल की ऑलमोस्ट या 4 साल की एक स्ट्रगल रही इस पॉइंट को यहाँ लाने में कि 4G के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों से बातें की, हुकूमत में बड़े बड़े विजनरी लोग थे, जिस तरह आजकल की हुकूमत में हैं उसकी हुकूमत में भी थे, और फिर बहुत से ऐसे लोग थे जो सवाल पे सवाल ही पूछते रहते थे और इस बात पे बिलीव नहीं करते थे। और मैं ये समझता था और हूँ, और आज वो जो एक विज़न थी, वो जो एक ख्वाब था, वो जो मेरा एक ख्याल था, वो कोरोना के साथ और पूरा हो गया। और वो ये था कि हमारी सोसाइटी इंटरकनेक्ट हो जाएगी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो हेल्थ के प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो यूथ के प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो बिज़नेस के प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे हम
दुनिया को अपना ब्रांड दिखा सकें, इंडिविजुअल इनफरादी ब्रांड दिखा सकें। ये नहीं कि बड़े बड़े जो करोड़पति हैं वो तो अपना ब्रांड वैसे ही दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे, मेरा मतलब है मुख्तलिफ बड़े बड़े चैनल्स पे, लेकिन जो आपका ब्रांड है, जो एक इनफरादी ब्रांड है, वो कैसे आगे पर्सनल ब्रांड। और फिर एक शख्स एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है, और वो जो तब्दीली है ना, वो इस 4G का नाम था। और वो 4G ये थी कि एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, फाइनेंस को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, फिनटेक का पूरा जो आज सिलसिला चल रहा है, मोबिलिटी, मोबाइल के ऊपर जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही हैं, ये था वो ख्वाब। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस ख्वाब के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़े, कितने चैलेंजेस, और मेरे साथ कितनी ज़बरदस्त टीम्स थी। मैं अपने जोन के हवाले से ही बात कर सकता हूँ, जिन्होंने इस बात पे बिलीव किया, और फिर एवेंचुअली हमने ऑलमोस्ट $1 अरब लगाया इसको लाने में। और फिर जब ये ऑक्शन हुई तो किसी टेलीकॉम ने, मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम्स ने इस पे बिलीव नहीं किया, उन्होंने ऑक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और 4G का जो स्पेक्ट्रम है जिस पे 4G एक्चुअली चलता है वो ख़रीदा ही नहीं। लेकिन बाद में आज हर बंदा 4G को इस्तेमाल कर रहा है, हर कंपनी 4G को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा सर, 5G के बारे में आप क्या कहते हैं? अभी 5G के बारे में भी जैसे मुखालफत हुई थी 4G के ऊपर, अभी 5G के ऊपर मुखालफत चल रही है, तो ये क्या 5G आएगा या नहीं आएगा? देखें, 5G तो आएगा ही आएगा। कब आएगा उसके ऊपर बहुत से सवाल आते हैं, ठीक है। एक्चुअली हर कंपनी को, जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के इससे कितना पैसा, एक जो सबसे बड़ा इशू है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि हमारे डेटा रेट्स और हमारे कॉल रेट्स, यानी कि जो सारिफ के पास मौजूद हैं, इवन दो सारिफ हर वक्त एक तरह से इसके बारे में खुश नहीं होता, लेकिन दुनिया में सबसे कम है। तो जो भी कंपनी हैं, जहाँ जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में टेलीकॉम में काम कर रही हैं, उनको अपनी पेरेंट कंपनीज़ को जो बताना होता है कि हम यहाँ से पैसा कैसे कमाएंगे, राइट। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो 5G के लिए जो स्मार्टफोन्स की एक्सेसिबिलिटी है, जो स्मार्टफोन है, वो उसके लिए बहुत अहम चीज़ है। और पाकिस्तान में जो स्मार्टफोन की जो प्रोलिफरेशन है, या जो उसका फैलाव है, या उसको जो बनाने की कुव्वत है, वो अभी वहाँ पे पहुँची नहीं है। तीसरी बात जो अहम है वो ये है कि नेटवर्क के अंदर जो जितनी बड़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, उसकी जो कॉस्ट है, और फिर जो स्पेक्ट्रम जिसके ऊपर 5G चलेगा, उसकी जो कॉस्ट है, वो सारे सवालिया निशान हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि आज से मुमकिन है 2 साल बाद आए, साल बाद आए, राइट, लेकिन 5G ने एवेंचुअली आना है। बिकॉज कि ये जो डेटा रेवोल्यूशन है ना, ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो प्रोलिफरेशन है कनेक्टिविटी की, ये सारी की सारी मर्ज होनी है, और ये सारी की सारी उन प्लेटफॉर्म्स पे मर्ज होनी है जो बेसिकली मोबिलिटी को प्रोवाइड करेंगे, एंड 5G इज़ वन ऑफ दोज नेटवर्क्स। सर, इसमें भत्ता माफिया भी तो है ना, कि जो लोग ठेका ले लेते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे PHA है और डिपार्टमेंट हैं, तो ये ठेका ले लेते हैं, और फिर ये वो ठेका पूरा करने के लिए, जो ये ठेका अगर 2 करोड़ का है, तो ये जाके 7, 8, 10 करोड़ में भी चला जाता है। वो 10 करोड़ जब लगाता है एक ठेकेदार, तो वो पैसे पूरे करने के लिए फिर आवाम को तंग करता है, कंपनीज को तंग करता है, और कंपनीज को ब्लैकमेल करने के लिए उनके बोर्ड तक उतार दिए जाते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे भत्ता माफिया का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, भत्ता माफिया, और मुख्तलिफ चीज़ें अब ऑब्वियसली हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर और ममालिक के अंदर देयर आर माफियाज, देयर आर एसोसिएशंस, देयर आर लोग जो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का। भत्ता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन इन कंपनीज के लिए तो ये नुकसानदेह है ना, जो कंपनीज को अगर ब्लैकमेल करेंगे, उनके नेटवर्क्स को बंद करेंगे, और उनके बोर्ड्स वगैरह फाड़ेंगे, उनकी फ्रेंचाइज को हिट करेंगे, तो फिर नुकसान तो फिर पाकिस्तान का ही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है ना, वो बहुत अहम है। उन सोसाइटीज़ के अंदर जिनके अंदर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो सोसाइटीज़ हैं जो रेगुलेटेड हैं, राइट, जहाँ पे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को शेक नहीं किया जाता, ठीक है, उसको बढ़ाया जाता है। और ये जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ की एजेंसीज़ हैं,
लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसीज़ हैं उनको फुल हरकत में आना पड़ेगा और उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि एक बिज़नेस कंपनी टेलीकॉम हो या कोई भी हो उसको तंग ना किया जाए, ताकि वो फोकस कर सके अपने कोर एरिया में अपने बिज़नेस बढ़ाने के लिए, ताकि उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो बेसिकली उसके कस्टमर्स हैं, आप हैं उसका एंड रिज़ल्ट। तो ऑब्वियसली जब ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं तो किसी कंपनी की कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है। तो मैं कंपनी से भी ये कहूँगा जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं या लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन, that we must believe in it and that our society is evolving at a very rapid speed. We are transitioning and this transition will require your support. तो आपकी जो सपोर्ट है वो बहुत अहम है और इसके लिए बिज़नेस को एक कलीदी किरदार अदा करना होगा और गवर्नमेंट को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होगा इन कंपनीज़ के लिए ताकि ये बेफिक्र बेखौफ होकर इन्वेस्ट कर सकें, जो अभी तक नहीं हुआ। अच्छा सर, आपकी ये कंडीशन किस तरह हुई, इसके बारे में हमें बता दें कि जो आज आप चलने फिरने से कासिर हैं, ये कंडीशन में आप किस तरह आए? देखिए, हुआ ये कि जब जोंग को 4G का लाइसेंस मिला तो मैं बहुत खुश था, राइट। और हमारी एक मीटिंग थी शंघाई में, चाइना का एक सिटी है, वहाँ से वापस आते वक्त हमारा जो जहाज़ है वो एक तूफ़ान का शिकार हो गया और वो ग्राउंड हो गया, यानी कि उसको उड़ने नहीं दिया गया और सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स की काफ़ी हद तक हमारी मिस हो गई। और मैं जो हूँ वो बेसिकली जब पहुँचा इस्लामाबाद तो रात के 3 बज चुके थे और उस वक्त कोई 45-46 घंटे मैं हवा में सफ़र कर रहा था, यानी कि मुख्तलिफ वहाँ से शंघाई से यहाँ थे। मेरी आदत थी कि मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता था और हाफ किलोमीटर स्विमिंग करता था एवरी डे, ऑलमोस्ट 6 days a वीक। इस्लामाबाद क्लब है वहाँ पे। उस दिन भी मैंने सुबह सवेरे 2 घंटे की नींद के बाद नमाज़ पढ़ी और चला गया स्विमिंग करने और भागने दौड़ने, और उसके बाद मैं अपनी ऑफिस चला गया 9 बजे। 4 बजे मैं वहाँ से फारिग हुआ तो एक शख्स था, उसके वालिद फौत हो गए, तो उसके फ़ायदा कहने में चकवाल गया और चकवाल में वापसी पे आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी गाड़ी उलट गई। और वो एक लंबी कहानी है। मोटरवे पे? नहीं, चकवाल के पीछे गांव में, जो पिछले वाला देहातों का एरिया। और अल्लाह ताला ने मेरा दिमाग चूँकि इंटैक्ट रखा तो समहाउ मैंने शिफा, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचा। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहा कि इसको फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ेगा। और उस ऑपरेशन में वहाँ तक पहुँचने की एक बहुत लंबी दास्तान है, बिकॉज़ नॉर्मली जब लोग इस पोजीशन में आ जाते हैं तो वो जब उनको होश आती है तो टू लेट हो चुका होता है या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती। लेकिन चूँकि मैं एक ऑपरेशन का आदमी था तो जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने इमीडिएटली, मेरा ड्राइवर, उसको कोई माशाल्लाह ख़ास चोट नहीं लगी, उसको कहा कि मेरी वाइफ को कॉल करे। फिर मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को कॉल की, फिर मैंने वहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाया लोगों के थ्रू अपने आप को तलागंग, वहाँ का एक शहर है, और फिर तलागंग से शिफा। तो जब मैं डॉक्टर के पास पहुँचा तो मैं अपनी तशख़ीस काफ़ी हद तक कर चुका था। मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं पैरालाइज्ड हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने आपके MRIs देखते हुए देखा है कि ये आप पैरालाइज्ड हैं और एक एक मिनट जो है वो बहुत कीमती है, एक एक सेकंड हमें आपकी इमीडिएटली बेसिकली ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने अपनी वाइफ को कॉल की। आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल कॉल होगी, ये कितना मुश्किल डिसीजन होगा। तो हमने डिसाइड किया कि आई शुड गो फॉर दी ऑपरेशन। वो 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, बहुत लंबा। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं बहुत खुश हो गया। इस तरह हर इंसान खुश होता है। और फिर मैंने देखा कि लोग कहीं रो रहे हैं, कहीं हंस रहे हैं, तो मुझे उनकी रोने की समझ नहीं है। मैं समझा कि शायद ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन फिर 1-2 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं नेक डाउन पैरालाइज्ड हो गया। यानी कि उस वक्त मैं सिर्फ ये कर सकता था, यानी कि ना मेरे हाथ चलते थे, कुछ भी नहीं चलता था। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान के ज़मीन जो है ना पाँव के नीचे से निकल जाती है। और फिर उस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी, 43-44 का था मैं, काफ़ी यंग था रिलेटिवली, आज से 5 साल के। और फिर हर चीज़ जिसके लिए मैंने तमन्ना की थी, ख्वाहिश की थी, जिसके लिए मैंने जद्दोजहद की थी, इंक्लूडिंग 4G, मेरे अपने पर्सनल जो अज़ाइम थे, मेरे अपने जो पर्सनल एजेंडा था लाइफ के बारे में, अपने बारे में, बच्चों के बारे में, मुल्क के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वो सारे का सारा एकदम ख़त्म हो गया।
उसके बाद 4 महीने के बाद मैं बाहर अपने स्विमिंग पूल में बैठा हुआ, सबके पास बैठा हुआ था, तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था। तो मैं उसी चक्कर में था कि क्या होगा, किस तरह होगा। तो वो उस वक़्त मेरे ख्याल पे कितना होगा, 11 साल का होगा। तो मैंने उसे कहा कि अली बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि, मैंने कहा कि आपको इससे फ़र्क पड़ा है? कहता है डैडी हमें तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, हम तो इतने एक्साइटेड हैं कि आप पूरा दिन हमारे साथ होते हैं, और जो है यू कैन डू इट डैडी, यू हैव ऑलवेज डन इट। अच्छा, ये 2 चीज़ें, और एक तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये कि मेरे बैक यानी कि मेरे गार्डन में मैंने इतना बड़ा पत्थर, ठीक है, और उस पत्थर में से एक पौधा निकल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें इंसान के ऊपर ना बहुत बड़ा असर करती है। उस कंडीशन के अंदर आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व भी कर रहे हो, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। वो पत्थर, मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये पत्थर में से, इतने बड़े पत्थर में से एक इतना छोटा सा पौधा निकल रहा है, और इस पौधे की हैसियत क्या है। तो मैंने उसको समझने के लिए अपने बंदे को कहा, मैंने कहा यार इनको उठाओ, और वो अच्छा खासा हैवी पत्थर है मेरे उस गार्डन में। उन्होंने उठा के नीचे देखा, तो मैंने देखा कि उसकी जड़ें तो नीचे नहीं है, वो तो बिल्कुल पत्थर के अंदर से ही उग रहा है, और वो जो मेरा पौधा है वो आज इतना बड़ा हो गया, ठीक है। मैंने सोचा यार अगर ये पत्थर में से पौधा निकल सकता है तो मैं अपनी हिम्मत क्यों छोड़ के बैठा हूँ, राइट। और ये है, मैंने उसके बाद डिसाइड किया, इट टुक, कि मैं सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करूँगा। देखो ये नौजवानों को ना मेरा एक बहुत बड़ा मैसेज है, आप भी दीजिएगा, मैं भी देता हूँ। हमारा नौजवान तेज़ी में है, बहुत तेज़ी में है, बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट चाहता है, और आप यकीन कीजिए कि रिज़ल्ट जितने ज़्यादा मैं चाहता हूँ ना, कोई और नहीं चाहता, बिकॉज मैं बिज़नेस में रहा हूँ, और हर क्वार्टर में, हर 3 महीने बाद हमें कंपनी के रिज़ल्ट शो करने पड़ते हैं। तो एक तो मैंने सोचा कि जो रिज़ल्ट ड्रिवन लाइफ है ना, वो मैंने नहीं गुजारी, ठीक है ना। ये मैंने अपनी तहकीक की, मैंने फिर अगले 4 महीने अपने आप को पढ़ता रहा, और फिर मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि जो मेरी सलाहियतें हैं इस वक्त, उनको इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को खड़ा करूँगा। और जब मैंने अपनी सलाहियतों को गिनना शुरू किया तो लातादाद सलाहियतें थी, ठीक है। लोग मुझे देखते हैं इस कुर्सी के अंदर और समझते हैं कि पैरालाइज्ड हूँ, लेकिन जो पैरालिसिस है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर है, राइट। और उस पैरालिसिस को निकालना इतना अहम है। और वो कैसे निकलता है? वो बेसिकली इस तरह निकलता है कि जब आप अपने आप को, अपनी किताब को पढ़ लेते हैं, तो आपके अंदर एक नया अज़्म, एक नया जोश, एक नई हिम्मत, एक नया हौसला पैदा होता है। और उस हौसले को कोई मुतज़लज़िल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह ताला के मंशा से होता है। देखिए, इस सारी चीज़ के अंदर जो बहुत अहम चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, कि मैं इतना लकी था कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अनीस बरकत अली क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ और बीबी अनीस और मोहम्मद अली, भाईजान मोहम्मद अली साहिब, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने न जाने मेरे लिए कितनी दुआएं की, और उनकी दुआओं का नतीजा है, मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, मेरी वाइफ के पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों। और चूँकि लोग मुझे बहुत जानते थे, तो लामहदूद दुआएं अक्रॉस द कंट्री उन्होंने मुझे खड़ा किया, और मैंने सोचा कि मैं अपनी कंसल्टिंग कंपनी बनाऊंगा। और आज हम जो टॉप के CEOs हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े CEOs हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं। IM नियाज़ मलिक के साथ मेरा एक YouTube चैनल भी, तो उसमें भी मैं ये बातें डालता रहता हूँ, ताकि कोई बंदा, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई प्रोफेशनल पाकिस्तान में जो है ना, होप ना लूज़ करे।